आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है महमूद साहब। ये कितना बड़ा मिशन है बीआरएस के लिए, महमूद साहब के लिए, मिशन 2024, क्योंकि आम इंतखाबात सर पर हैं। और आज जो है अगर बीजेपी की बात करें तो उनकी सीईसी की बैठक चल रही है दिल्ली में, प्राइम मिनिस्टर भी उसमें है और तमाम बड़े लीडर्स मौजूद हैं वहाँ पर। तो जाहिर तौर पर आपकी पार्टी बीआरएस भी, हालांकि कुछ दिन पहले तो ये था कि पूरे मुल्क में ही जा करके वो इंतखाबात लड़ेगी, मगर ये हुआ कि अभी फिर वापस एक सूबे तक सिमट गए हैं या अपने आप को महदूद कर लिया है। तो आपके लिए ये कितना बड़ा मतलब जो है मिशन है और कितना बड़ा चैलेंज है 2024? देखिए, हर 5 साल में इलेक्शन होता है जी, उसी तरह अभी 2024 में भी इलेक्शन होगा। माइनॉरिटी वोट्स जो होते हैं ना, वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। उसे तेलंगाना स्टेट जो है एक ऐसी स्टेट है जो साबिका में निज़ाम स्टेट थी। आप जानते हैं इस स्टेट के लिए लोग जो है काफ़ी कुर्बानियाँ देते हुए तेलंगाना फिर से वापस हासिल किए हैं और हासिल होने के बाद काफ़ी तरक्की किया है। और हर शोबहत में हमारी स्टेट के अंदर अच्छे अच्छे स्कीम लाते हुए जहाँ तक हो सके माइनॉरिटीज़ के लिए पावर में भी शेयर दिया गया। आप देखिए, ओल्ड सिटी में कभी किसी को कोई मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो ओल्ड सिटी में है मुसलमानों का। वहाँ से यकीनन मैं भी एक मुसलमान होने के नाते हमारे तमाम जो मुस्लिम भाई यहाँ मौजूद हैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपकी तरफ से मुझे डिप्टी सीएम का ओहदा मिला है, बाद में होम मिनिस्टर का ओहदा मिला है। मैं हमारी खाओं का ममनून मशकूर और ऑनरेबल केसीआर साहब का भी डेफिनेट आने की हिकमत अमली हमारी बहुत अच्छी होना चाहिए। आप जानते हैं बीजेपी की पॉलिसी टोटली 100% एंटी मुस्लिम है, मगर हम मुखालिफत में लोग हमारे व्हाट्सएप के ज़रिए उनको बार बार उन पर तनकीद करने से या उनके बारे में बोलने से लोगों में इख्तलाफ बढ़ता है और लोग उस तरफ राग़िब होते जा रहे हैं। जो लोग ख़राब होते हैं ना, अगर नाम लिया जाता तो और उनको तक़वियत मिलती है। तो हम मुसलमान अच्छी हिकमत अमली से सेकुलर पार्टियों की सपोर्ट करना चाहिए। इंशाल्लाह आने वाला, आप कह रहे हैं खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, और जो आप जिसको आप अपना मुखालिफ समझते हैं और आपको लगता है कि सामने वाली पार्टी आपकी मुखालिफ पार्टी है, आपके खिलाफ जो है उसकी पॉलिसीज रहती हैं, उसका ज़्यादा जिक्र ना करें। जो भी करना है हिकमत अमली के साथ करें, खामोशी के साथ अमली तरीके से अपना मुजाहरा करना चाहिए जी। और हम देखते हैं व्हाट्सएप में नासमझ लोग आ जाते हैं और गैर ज़रूरी के अल्फाज जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल के हम और दूसरों को मजबूत कर रहे हैं और हम कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। हम हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाले हैं तो मुसलमान हैं। उसके बाद आप गेटवे ऑफ इंडिया पे देखिए, जितने नाम है उसमें 70-80% मुस्लिम के नाम है, मगर आज किसी को याद करने वाले कोई नहीं रहे, क्योंकि हालात ये 77 साल में ऐसे बना दिए गए मुल्क के कि मुसलमानों के बग़ैर हुकूमत बनाने के लोग तैयारी कर रहे हैं। हम उसकी सख्त मजम्मत भी करते हैं। जो लोग मुसलमानों को नज़रअंदाज करते हैं, डेफिनेट मुसलमान भी इस कंट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और आज़ादी में सबसे ज़्यादा खून बहाने वाले हमारे उलमा, हमारे बड़े बड़े उस ज़माने के जितने लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है। मगर माहौल दिन ब दिन फ़िरका परस्ती बढ़ते जा रही है। इसे रोकथाम के लिए मुसलमान एक अच्छी हिकमत अमली बनाएँ जिसकी वजह से इख्तलाफ में ज़्यादा हवा ना दे, प्यार और मोहब्बत से रहते हुए ऐसे सेकुलर पार्टियों को जिताने की कोशिश करें। वोट सब मिलकर अगर डालेंगे तो डेफिनेट सेकुलर पार्टी को फ़ायदा होता है और इलाकाई पार्टियाँ ही बीजेपी को रोक रहे हैं, रोक सकते हैं। नेशनल पार्टियों से बीजेपी रुक नहीं रही है, दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। अच्छा, सेकुलर पार्टी तो कांग्रेस भी कहती है कि वो सेकुलर पार्टी है, उधर जो है वो जो टीआरएस से बीआरएस बनी है वो भी आज सेकुलर पार्टी है, उधर जो है एआईएमआईएम। मैं एक जिम्मेदारी की बात कहना चाहता हूँ। मैंने 9.5 साल इख्तिदार में रहा, मगर कभी किसी पर तनकीद नहीं किया हूँ, कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी पे आज भी किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता हूँ। मगर हमारा हशर बनाने वाले कौन है ये देखिए। हम हमारी स्टेट के तक देखिए या हिंदुस्तान में देखिए, मुसलमान आज़ादी से पहले बहुत खुशहाल और मालदार थे। हमारी स्टेट में नवाब और जागीरदार हुआ करते थे। यहाँ पर भी वही हशर होगा जिसके पास, मैं कुछ दिन पहले अभी एमएलए असम्बली में बेलमपल्ली गया था। वहाँ के एमएलए साहब ने एक शख्स मुसलमान साहब से मुझे मिलाए, मिला के बोले कि हमारे होम मिनिस्टर साहब, ये जो आपके जिससे मिला रहा हूँ ना, उनके दादा के नाम पे मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या पट्टा था, बोल के मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का पट्टा उनका नाम पे था। तो ऐसे थे मुसलमान। आज एक घर में रहने के लिए इतनी ज़मीन मैसर नहीं है मुसलमानों के लिए। ये क्यों बने हालात? दिन ब दिन लोग कुछ अमदन ओपन दुश्मन है, कुछ प्लानिंग से हमें बैकवर्ड करते जा रहे हैं। हमें अच्छी तालीम चाहिए, अच्छी तरीके से हमें बाइज़्ज़त ज़िंदगी चाहिए हमारी स्टेट के अंदर। हम देख रहे हैं कई ज़माने से देखते हैं आहिस्ता 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 खुद हम हमारी स्टेट का देखते हैं। यहाँ पर सीलिंग लागू किया गया, अर्बन सीलिंग लाया गया,
रूलर सीलिंग ला गया, जबकि मुसलमान हज़ारों एकड़ के मालिक थे। शहर में हैदराबाद में भी एकड़ों से ज़मीन के मालिक थे। आज वो 1000 एकड़ तक महदूद हो चुके हैं। जिसके पास 10,000 5,000 एकड़ का पट्टा था, क्योंकि मैं भी रेवेन्यू मिनिस्ट्री कर चुका हूँ, वो सिर्फ उन्हें 51 एकड़ पर ला दिया गया। किसी हर तरीके से कोई भी हो, हमें टारगेट किया जाता है। ठीक है, ये बताइए साहब, जो टीआरएस थी वो बीआरएस बन गई और बड़े, मैंने पहले ही कहा था कि एक बड़े कैनवास पर जो है वो काम करना चाह रही थी, या पूरे मुल्क में जा करके। कविता जी जो है वो दिल्ली में थी और अलग अलग सूबों में गई, वो महाराष्ट्र भी गई, बिहार भी गई। टीआरएस से बीआरएस बनी और फिर जो है वापस, आप नाम तो नहीं बदला मगर वो टीआरएस का जो दायरा था वो वहीं पर सिमट गई। दूसरी बात ये कि जो 10 साल थे उसको लेकर के सब लोग कहते हैं, मेरा ख्याल के यहाँ पर एक काम परसेप्शन ये था कि काम बहुत अच्छा किया था हुकूमत ने, मगर उसके बावजूद क्या वजह रही? महमूद अली साहब, चूंकि आप बड़े जिम्मेदार रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं और रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हैं, उसके बाद जो है होम मिनिस्टर आप रहे हैं, तो कौन कौन सी वो मतलब प्रॉब्लम्स आपको नजर आई या कौन से वो इश्यूज नजर आए जिसकी वजह से अवाम ने इतना अच्छा काम करने के बावजूद, चूंकि एक आम परसेप्शन ये था कि अच्छा काम कर रहे हैं, कहाँ चूक हुई पार्टी से कि उसको जो है फिर वो हार का सामना करना पड़ा? यकीनन देखिए, हार जीत तो लगी भी है जी। और हम हारने की वजह भी हम उस पर गौर कर रहे हैं। हमारे सीएम साहब ने जो एमएलएस को क्या हुआ, 3rd टाइम भी रिपीट कर दिए। हाँ, एमएलएस का किसी जगह इमेज अच्छा नहीं था, अगर वो 30 हम चुके, क्योंकि 40 एमएलए ऐसे थे जिनके बारे में ये रिपोर्ट थी कि ये आ चुकी थी, मतलब, सर्वे हाँ, सर्वे भी आ चुकी थी तो कि ये आप कहते हैं कि ये एक बड़ी मिस्टेक थी। स्टेट में सीएम साहब ने खुद ऐलान किया था कि हम 40 एमएलए को बदलेंगे, हाँ, मगर बाद भी किसी वजह से जो है पॉलिटिकल हालात की वजह से उन्होंने किसी को नहीं बदला। अलबत्ता 9 एमएलए को जो है, नए एमएलए को टिकट दिया गया था, जो हैदराबाद के करीब में उपल के अंदर दिया गया था, वहाँ से जो 50,000 मेजॉरिटी से जीते। तो ऐसे जो लोगों को टिकट दिया गया वो 40-50,000 मेजॉरिटी से जीते। पर जिन्हें रिपीट किया गया वो, क्योंकि पब्लिक केसीआर साहब को हटाना नहीं चाहती थी, एमएलए को हटाना चाहती थी। एमएलए से नाराज थे, जो विधायक थे उनसे नाराज थे लोग। जी हाँ, जी हाँ। आपको लगता वो एक बड़ी मिस्टेक थी पार्टी की? और वो डेफिनेट इतने मतलब सीनियर वो होते हुए, मतलब वो पॉलिटिशियन, वो इस बात को हो पहले जाती, मान रहे थे, हो मगर जाती, इंसान से कभी ना कभी कुछ गलती हो जाती है, हो गई हो, अब उसको क्या कर सकते हैं। रिजल्ट आ चुका है, अब तो हम तो हर डेफिनेट आगे कोशिश जाहिर तौर करेंगे, पर उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। डेफिनेट। मगर अभी जो है वो आम इंतखाबात हैं, आपके 9 एमपीज हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ जो है मेंबर पार्लियामेंट वो बीजेपी के टच में है, बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट है जिन्होंने ये दावा किया है अभी हाल ही में। तो वो जो रिजल्ट था मतलब जो है असेंबली इंतखाबात का, उसका असर आम इंतखाबात पर ना पड़े, आपको लगता है कि असर तो पड़ता है, चूंकि पब्लिक का मूड होता है वो जाती है उसी तरफ, वो असर ना पड़े, उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रेटजी पार्टी की है? पॉलिटिक्स में होता ये है, हारने के बाद जो लोग पावर के साथ रहते हैं वो चले जाते हैं। जब हम पावर में थे दूसरे पार्टियों के लोग हमारे पास शामिल हो गए, जब हम पावर से हट गए तो हमारे भी लोग कुछ जाएंगे ज़रूर, मगर जाने के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन होने के बाद पार्टी अच्छी हिकमत अमली बनाएगी और पार्टी को स्ट्रांग करेगी। और जिस तरीके से स्टार्टिंग में 2001 से केसीआर साहब ने जिस तरह मेहनत किया, लोगों में शऊर बेदार किया और पार्टी को तेलंगाना के लिए, आप जानते हैं 69 के मूवमेंट में तकरीबन कई लोग पुलिस की फायरिंग में जान दे चुके थे, मगर इस मूवमेंट में 14 साल के अंदर एक भी पुलिस की फायरिंग से किसी की जान नहीं गई, अमन से तेलंगाना हासिल किए। और यकीनन कांग्रेस पार्टी जीती है, ज़रूर जीती है, मगर जीत कांग्रेस की नहीं है, टीआरएस की नाकामी है, वो हमारे कैडर की हो या हमारे एमएलएस की हो, जिसकी वजह से कांग्रेस जीती है। डेफिनेट 5 साल हुकूमत करेगी, 5 साल के बाद इलेक्शन आएंगे तो अच्छा मुजाहरा करेंगे, जो गलतियाँ उसे दुरुस्त करेंगे, फिर से आवाम के सामने जाएंगे कि हमसे ये गलतियाँ होती, आइंदा इसकी गलती ना करेंगे, अच्छी से फिर हुकूमत करेंगे, अच्छे भी एमएलए से अच्छे लोगों को कैंडिडेट बनाया जाएगा। डेफिनेट ये तो चलते रहेगा हर 5 साल के अंदर। क्या आपको एक वजह ये भी लगती है कि केसीआर साहब के बारे में ये कहा जाने लग गया था बाद में कि वो पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, पब्लिक से थोड़ा दूर हो गए हैं, अपने आप को एक दायरे में ही उन्होंने महदूद कर लिया, एक दफ्तर है, वो घर ही था मेरा ख्याल के घर के अंदर ही एक वो बना हुआ था अभी। और मैंने तो ये भी सुना है कि मतलब लास्ट के वक्त में कई बार आपने भी कोशिश की मतलब मिलने की, उनसे बात करने की, कुछ ऐसा भी हुआ कि आपको भी वक्त नहीं दिया गया? नहीं, वैसी बात नहीं रही। असम्बली में भी रेवंत रेड्डी साहब बताए थे, बात गलत है जी। मैं घर से निकला, रास्ते से मैं उनके पीए से फ़ोन किया, वेणुगोपाल चारी पीए है, वो कहा कि मैं बोला केसीआर साहब से मिलना है, तो उन्होंने कहा कि साहब का किसी का अपॉइंटमेंट है, उनका टाइम है। तो मैं गाड़ी अपने पलटा लिया, चूँकि मुझे अर्जेंट था मेरे जाने के लिए, दूसरे प्रोग्राम के लिए, जैसे आज आपके पास आया हूँ। काफ़ी लोगों से पहले मैं कहा कि मुझे 12 बजे एक मीटिंग में जाना है, तो पहले क्योंकि मुंसिफ चैनल की हम कदर करते हैं दिल से, क्योंकि उर्दू चैनल है, उनके तमाम सीईओ या उनके जिम्मेदारों को तो हम इंकरेज करना चाहिए। उसी तरह मैं क्या कहा, मैं फिर मिल लेता हूँ बोल के अंदर नहीं जाने के बजाय मैं वापस चलेगा।
अब आप चल तो मालूम है व्हाट्सएप मीडिया और दूसरा मीडिया हर चीज़ को हवा बनाती है। वो असम्बली में भी उसका जिक्र किया कि होम मिनिस्टर को भी आने की इजाज़त नहीं थी। ये बात गलत है, आने की मंजी का सवाल नहीं था। केसीआर साहब बिजी है, किसी का अपॉइंटमेंट था, इसलिए मैं खुद अपनी गाड़ी पलटा के चले गया था। ऐसा कुछ नहीं था। हमें तो हमेशा मौका मिलता है, हमेशा जाने का मौका मिलता है। यकीनन पब्लिक से ज़रा थोड़ा सा कम्युनिकेशन थोड़ा सा रुक रहा था, कम था उसका, उसी वजह से हम लोगों को ये क्योंकि सामने एक नौजवान था और वो पब्लिक के दरमियान था, इसीलिए पब्लिक को उम्मीद जगी उनसे और वो फिर उधर चले गए। वैसा नहीं है। यकीनन पार्टी सेकंड टाइम जब पावर में आई थी, कुछ ऐसा हुआ कि तेलंगाना बनने से पहले जो ज़मीनात की कीमतें थे बहुत कम थे। तेलंगाना बनने के 10 साल में एक बात मशहूर थी हमारे उस ज़माने में, आंध्रा में अगर 1 एकड़ ज़मीन बेची जाए तो तेलंगाना में 10 एकड़ ज़मीन खरीद सकते। जब हमारे 10 साल के रूल के अंदर 9.5 साल के रूल में ऐसा आया कि तेलंगाना की 1 एकड़ ज़मीन बेचे तो आंध्रा में 10 एकड़ ज़मीन खरीद सकते। आंध्रा में रेट गिर चुके हैं, हमारे पास बहुत तेज़ी से बढ़े, उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हो गए। कुछ एमएलए के जो भी रिश्तेदार होते, मिलने जुलने वाले होते, वो भी इन्वॉल्व हो गए। उस वजह से काफ़ी लोगों में बेचैनी थी। और जैसा पहले सर्वे आया था कि 40 एमएलए बदलना चाहिए, अगर यकीनन बदलते तो 100% हुकूमत बनती थी। खैर ठीक है, जो हो गया फैसला, उसको तो एक्सेप्ट करना है। आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह जो भी रहा अच्छे से अच्छा मुजाहरा करेंगे। जी, एक लंबे वक्त तक चूंकि आपको बड़ी जिम्मेदारी दी थी पार्टी ने और केसीआर साहब बहुत आपके ऊपर एतमाद भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं, और मगर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा काम करने की आज़ादी नहीं थी, फैसले कोई और लेता था। ये भी लोग जानना चाहते हैं, इसमें सच्चाई कितनी है? क्योंकि आप बताएंगे तो मेरा ख्याल कि दो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इलाकाई पार्टी और नेशनल पार्टी में बड़ा फ़र्क होता है जी। चाहे वो तेलुगु देशम हो, चाहे बीआरएस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनको हर चीज़ के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। हर काम करना है, किसी को पोस्ट देना है तो दिल्ली से परमिशन लेना पड़ता। यहाँ लोकल में होता है कि लोकल जो पार्टी होती है उसका जो प्रेसिडेंट होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, उससे परमिशन लेना पड़ता है। तो लोकल वालों की ज़रा ग्रिप ज़्यादा रहती है। दिल्ली वाले जो है कमेटी रहती है या उनके साथ जो भी उनके अपने चाहने वाले होते हैं या उनके सिस्टम रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। केसीआर साहब कभी भी मिनिस्टरों से कोई रुकावट नहीं रही मिलने के लिए, जहाँ तक हो सके काम करने की पूरी आज़ादी रही। 100% मुझे तो पूरी आज़ादी शुरू से दी है। केसीआर साहब जो है, यकीनन मुझे इस बात पर प्राउड भी है कि केसीआर साहब ने मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाला हूँ। उन्होंने ऐलान किया कि महमूद अली साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, वो भी ओल्ड सिटी से देंगे क्योंकि ओल्ड सिटी में मुसलमानों का पॉपुलेशन ज़्यादा है। उसके बाद रेवेन्यू मिनिस्टर 1947-48 में तो हमें इस तेलंगाना स्टेट को इंडिया में जम किया गया। 1948 के बाद पहला डिप्टी सीएम मैं ही रहा, पहला रेवेन्यू मिनिस्टर भी मैं ही रहा। मुसलमान को कभी रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं थी। अलबत्ता बाद में सेकंड टाइम तो जो केसीआर साहब का मुझे फ़ोन भी नहीं आया। गवर्नर साहब नरसिम्हन साहब ने मुझे फ़ोन किया 9:30 बजे कि महमूद अली साहब आप आना है। बोले तो बोला साहब आज हमारी सेकंड टाइम हुकूमत बन रही है, हम क्यों नहीं आएंगे? साहब ज़रूर आएंगे। अरे आपको मिनिस्ट्री का ओथ भी लेना है। मैं बोला मुझे सीएमओ ऑफिस से फ़ोन भी नहीं है, किसी का इत्तला नहीं है। तो बोले नहीं सीएम साहब लेटर भिजा दिए और आपको होम मिनिस्टर दे रहे हैं। मैं बोला साहब मुझे तो मालूम ही नहीं है। और मैं फिर सीएम साहब से बात भी नहीं कर रहा ना, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश, मैं सीधा सोबी के साथ मैं भी चले गया। जाने के बाद बैठने के बाद जनगणना मना हुआ, सीएम साहब गवर्नर साहब आए, उसके बाद पहला केसीआर साहब का नाम लिया गया, बाद में मेरा नाम लिया गया महमूद अली। मैं लेने के साथ ही फिर जनगणना शुरू हुआ तो लोग ताजुब करने लगे कि भाई केसीआर साहब किसी को नहीं बनाए, एक मुसलमान को होम मिनिस्टर बनाए। लोगों में बेचैनी भी थी कि एक मुसलमान को इतना बड़ा ओहदा और उनके साथ ओहदा दिला दिया गया। अब आज देख रहे हैं ना आप, काफ़ी दिन से काफ़ी लोग अफवाहें बोल रहे हैं कि हम ये बनने वाले वो बनने वाले, मगर केसीआर साहब के दिल में था कि मुसलमानों को एक अच्छा ओहदा देना चाहिए और मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेशन देना चाहिए, मसावत का दर्जा देना चाहिए और यहाँ पर सेकुलरिज्म लाना चाहिए। फ़िरका परस्ती ख़त्म करने वाली कोई पार्टी है या कोई लीडर है तो केसीआर साहब। बिल्कुल ठीक है। 2014 से उसके बाद आज तक एक दंगा फिसाद नहीं हुआ, जबकि 1948 ये बड़ा से लेकर अचीवमेंट है। ये 2014 तक जब हम पिछली बार जब इंतखाबात हो रहे थे तो कविता जी से भी मिले थे, उनके सामने भी ये बात हुई थी। ये वाकई किसी भी हुकूमत का ये बड़ा अचीवमेंट ही कहा जाएगा आज की डेट में कि जब छोटी छोटी बातों पर फसाद हो जाते हैं और वहां पर हुकूमत सिस्टम को इतना मजबूत रखे कि किसी भी कीमत पर कोई दंगा फसाद ना होने दे। तो मेरा ख्याल के ये आज के वक्त में ये एक बड़ी बात है। अभी ये एक चर्चा है कि एनडीए का हिस्सा हो सकती है बीआरएस। ये ऐसा है, देखिए मैं एक बात बताता हूँ। आप तो पहले से कई बड़े बड़े चैनल से वाबस्ता रहे जी। सारे हिंदुस्तान में जी अगर बीजेपी के कुछ बिलों में ज़रूर सपोर्ट किए, वो 77 जो बिल था
कश्मीर के बारे में जी, जी। 370 370 उसमें इसलिए सपोर्ट करें कि हम भी चाहते कि केटीआर जाकर बाहर से इन्वेस्टमेंट लाते हैं। निज़ाम के ज़माने में भी इन्वेस्टर को बुलाया जाता था। हमारा नज़रिया था कि कश्मीर के लोग बहुत गरीब हैं, वहाँ अगर इंडस्ट्रीज आएंगे, लोग जाके बिजनेस करेंगे तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, खुशहाली आएगी। मगर कश्मीर के मामलात में डिस्टर्ब करना नहीं था। और दूसरा जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सीएम साहब ने कहा कि किसी दलित को बनाएंगे, हम सपोर्ट करें। दलित को बनाया गया, जब सपोर्ट किए, हमेशा हर बिल का सपोर्ट नहीं किए। ये तो व्हाट्सएप मीडिया से क्या हुआ, हमारी और एमआईएम की ज़रा ज़्यादा दोस्ती हो गई थी जी। तो एमआईएम के जो लोग, क्योंकि वो भी बहुत पुरानी पार्टी है हमारी स्टेट में 40 साल से, जितने उनके लोग एंटी थे वो हमारे भी एंटी हो गए। वो सोशल मीडिया पे उनके साथ हमको भी जो है बीजेपी की सपोर्टर बता दिए। हालांकि हमने कभी भी, आप बताइए हम कितने इलेक्शन लड़े, 2014 में इलेक्शन लड़े, फिर 2018 में इलेक्शन लड़े, हाँ, फिर अब आके 2024-23 में इलेक्शन लड़े, 24 में। तो हम कब बीजेपी की सपोर्ट करें या बीजेपी की सपोर्ट लिए, कौन से बल्दिया इलेक्शन में उनसे अलायंस किए, ये एक अफवाह उड़ा दी गई। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो सपोर्ट नहीं करता उसे कहते हैं बीजेपी का। सीएम साहब का हमारा यह था, ना कांग्रेस की सपोर्ट करो ना बीजेपी की, कोई ऐसा थर्ड फ्रंट बने जो हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म ला सके, वो नज़रिए से काम किए। हम कभी भी, मोदी साहब खुद कहीं भी स्टेट में जाके देख लीजिए हिंदुस्तान के, जहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर जानते हैं, चीफ मिनिस्टर रिसीव करते हैं। हम कभी भी, हमारे सीएम साहब जाके शुरू में तो करे थे, बाद में जब इख्तलाफात बढ़ गए तो कभी रिसीव भी नहीं किया सीएम साहब ने जाकर। यहाँ जो भी मिनिस्टर आते थे हम भी कभी जाकर रिसीव नहीं किया। हमारे रिलेशन बीजेपी से तो सबसे ज़्यादा खराब है, मगर लोग अफवाह उड़ाते हैं व्हाट्सएप अफवाह में। और कांग्रेस, अभी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि एआईएमआईएम के साथ जो नजदीक यहाँ थी, जो दोस्ती थी, वो भारी पड़ गई, उसका नुकसान हो गया। ऐसी अफवाह फैली सोशल मीडिया के जरिए कि वो नुकसान हो गया बीआरएस को। तो वो दोस्ती कुछ कम हुई है या वैसी ही है? क्योंकि मिशन 2024 से कहीं ऐसा ना हो भी नुकसान हो जाए। एक बात बताता हूँ, आप यहाँ पर हमारे हामिद मोहम्मद साहब भी बैठे हुए, बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हुए लोग यहाँ पे, वो हमारा साथ दिए हैं तेलंगाना में। एमआईएम हमारा साथ नहीं दी तेलंगाना मूवमेंट में। 2000 से 2014 तक वो हमारे मुखालिफ रही। जब हम इलेक्शन लड़े 63 जीते तो हमारे साथ हमसे बताया गया कि साहब आपके 5-6 लोग खरीद ले गए एमएलए, तो आपकी हुकूमत गिर सकती है, हम भी आपकी सपोर्ट करते। सीएम साहब ने वेलकम किया। और हमेशा सीएम साहब हमेशा कहते थे कि दो ही पार्टी है तेलंगाना के, एक एमआईएम पार्टी, एक टीआरएस पार्टी थी जो आज बीआरएस बन चुकी है। तो वो हमारी दोस्ती तो 14 के बाद हुई। 2001 से तो हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए जो हमारा साथ दिए थे, मैं उनसे हमारी दोस्ती नहीं थी। 14 के बाद दोस्ती हुई। और हमारे सीएम साहब क्या है, मुझे भी कभी भी जी महमूद भाई के सिवा कभी नाम नहीं लिया उन्होंने। महमूद अली नहीं बोले आज तक। कैबिनेट में जब आता था, चलती थी मीटिंग, सारे लोगों का नाम लेते थे। जब मेरा नाम आता तो महमूद भाई क्या बोलते इस बारे में पूछते थे राय। तो हमेशा असद भाई को असद भाई होते थे, असम्बली में अकबर भाई को अकबर भाई बोलते थे और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करते। केसीआर साहब का जो ज़िंदगी का नज़रिया है, जो ज़िंदगी प्रैक्टिकली गुजारे, मुसलमानों से उनके बहुत अच्छे मुनासिब हैं। कई लोग यहाँ पर जाकर मिले हैं उनसे, बहुत अदब से बात करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छी बोलते हैं। तो वैसे बोलने में क्या हुआ, अकबर भाई असद भाई बोलने से सभी को भाई बोलते हैं। लोगों में ज़्यादा होगा कि भाई बहुत तुमके बहुत क्लोज, इनको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। साहब का मतलब एक ही था कि तेलंगाना में अमन होना चाहिए, तेलंगाना में तेलंगाना की पार्टी एमआईएम पार्टी है वो भी अच्छी होना चाहिए, हम भी अच्छे रहना चाहिए, स्टेट को तरक्की दिलाना चाहिए। आज हमारी स्टेट देखिए आप, जो 77 साल का दौर गुजरा है या 9.5 साल का जो हमारा दौर गुजरा है, उस पर आप एक बार और से फिक्र कीजिए, लोगों को पता चलेगा। अभी हम तो हट गए हैं, ठीक है, हम मगर अब जो भी पार्टी आई है अब लोगों को पता चलेगा। 2 साल 4 साल में खुद ब खुद पता चलेगा। अभी तो एमपी इलेक्शन के बाद खुद पता चलेगा कि क्या वेलफेयर का काम करेंगे, क्या माइनॉरिटीज़ के साथ क्या करेंगे, वो अंदाज़ा कर सकेंगे लोग। क्योंकि साबिका दौर में 65 साल दौर करने के बाद हम दौर इख्तियार में हैं तो 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे। हमें एजुकेशन दिया जाता तो हम इतने बैकवर्ड नहीं होते थे आज जितने बैकवर्ड है। हमारी एजुकेशन पर कोई तवज्जो नहीं दिया गया। फिर केसीआर साहब आने के बाद 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए, 1,20,000 1,30,000 बच्चे पढ़ रहे, जिसमें 56,000 तो लड़कियां भी तालीम हासिल कर रहे हैं। लड़कियों की तालीम के बारे में जब मीटिंग बुलाई गई तो लोगों ने, हमारे खुद मुस्लिम लोगों ने इतराज़ किया, नहीं बच्चियों को नहीं। तो साहब बोले देखिए ये घर की जब बच्ची पढ़ती है ना तो बाद में जब पढ़ी लिखी रही तो अपने बच्चों को पढ़ा सकती है। लड़कियों की तालीम लड़कों से बराबर अहमियत से हामिल है और उसे ज़रूर हम लड़कियों को भी पढ़ाएंगे। उनका 2 नज़रिए थे कि मुसलमानों को तालीम में अच्छी से अच्छी तालीम दे और पॉलिटिकल भी हिस्सेदारी दे। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपको, चूंकि बहुत सारी स्कीमें तो चलाई थी माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, बहुत सारी स्कीमें चली थी। जी हाँ, मतलब वो शादी के लिए भी था, शादी मुबारक, और
एजुकेशन के लिए भी लोन भी दिया जा रहा था जो बाहर जाते थे बच्चे पढ़ने, हालांकि थोड़ी बाद में कुछ दिक्कत हुई उनको, और वक्फ प्रॉपर्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काम किया, तमाम तरह के काम हुए, मगर वो मुस्लिम शायद थोड़े बहुत किसी वजह से नाराज़ होंगे। मेरा बस ये आपको सवाल है बता आपसे, दिया ना, हाँ। कम्युनिकेशन थोड़ा गैप रहा जिसकी Communication वजह gap से रहा। लोगों में नाराजगी हाँ, रही। मेरा सवाल ये और है, बहुत से चीज इलेक्शन में जी। फॉल्स प्रोपेगेंडा किए गए, फॉल्स है। प्रोपेगेंडा किए गए। क्या इलेक्शन के हारने के बाद आपकी मतलब जो है वो केसीआर साहब से मुलाकात हुई? अगर मुलाकात हुई तो उसमें माइनॉरिटी को लेकर के उनका क्या रवैया था या क्या सोच थी, क्या नाराजगी का इजहार किया उन्होंने? मैं आपसे एक बात बताता हूँ, इस इलेक्शन में भी हमको जी माइनॉरिटीज के 70% से ज्यादा वोट हमको मिले, ऐसी बात नहीं, हमको मिले हमारे सर्वे में। केसीआर साहब इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, उनका केसीआर क्या- साहब ये कहते हैं कि मुसलमान वोट डाले हैं, बोलते हैं। हाँ, कोई नाराजगी उनका- नहीं? कभी नाराजगी का तो इजहार नहीं करे, वोटर से नाराजगी कैसा कर सकते हैं बोलिए। नहीं, आपके सामने कोई बात रखी हो उन्होंने? नहीं बोले, कभी भी नहीं बोले। अलबत्ता लोग बोले कि फलां जगह मुस्लिम वोट नहीं डाले, फलां जगह, साहब बोले नहीं, गलत बात है, मुस्लिम बराबर वोट डाले हैं, आपका नजरिया गलत है। कुछ और दूसरे लोग जो है बराबर वोट नहीं डाले, जिसके कई एक वजूहत है, वो हर चीज़ तो ऊपर बोल नहीं सकते। हमारी दोस्ती या प्रो मुस्लिम होने की वजह से भी हिंदू वोट थोड़े से हमको माइनस गए। अल्लाह चाहता तो इंशाल्लाह आगे टाइम मुस्लिम भी साथ रहेंगे, हिंदू भाई भी साथ रहेंगे, हमारा तेलंगाना जो सेकुलर तेलंगाना है वो कायम रहेगा। और जितना डेवलप हमारे पीरियड में हुआ है हर शोबात में, यहाँ हमारे मोहम्मद अली साहब, मौलाना मोहम्मद अली साहब बैठे हुए, इमाम साहब, आप पूछिए, मेरे पास 2002 से 3 से वो मैं 10 बार हज पे जाकर धरना दिया था, क्या इमाम और मोहम्मद साहब को कुछ हदिया दिया जाए। उनसे कहा था एक बार तेलंगाना बनने दीजिए, ज़रूर होगा। आप पूछे, तेलंगाना बनने के बाद जब मौका आया, हालात सुधरे, तो जब भी सीएम साहब से, जब भी हम सीएम साहब से बात करते थे ना, 1 मिनट में मसला तरह 1 मिनट में तय होता था। मैंने कहा साहब इमाम मौजूद हजरात डिसीजन लेते थे वो इमाम, क्योंकि मैं बहुत कम बात करता था। और मैं एक बात बताता हूँ, मैं 9.5 साल मिनिस्ट्री करा, बहुत से लोग पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ पर जानते हैं, मेरे रेवेन्यू वाले भी जानते हैं, और मैं वाहिद आदमी था 100% हलाल रोजी पे कहा। आज एक आदमी भी नहीं बता सकता मुझे कि कोई एक आदमी, क्योंकि पॉलिटिक्स में आने के बाद लोग कहते थे भाई अब रेवेन्यू मिनिस्टर भाई 5 साल के अंदर तो 5,000 करोड़ कमाना है ना, हमारे पास एक इंच ज़मीन हमने कभी तस्वीर की न, मेरे चैम्बर में या घर पे कोई रौड़ी नहीं आ सकता था। इससे आप देखिए होम मिनिस्टर जब भी रहते थे उनके पीछे 3, 4, 5, 6 गाड़ियाँ तो रौड़ियों के रहते थे, पहलवानों के रहते थे। हमारे चैम्बर में कोई पहलवान नहीं आ सकता था, कोई रौड़ी। हाँ, हक के लिए जो आदमी रहा ज़रूर मदद करते थे, ठीक है, मगर कभी किसी को सपोर्ट, आप डीजी साहब से पूछिए, आप कभी, अभी जो हमारे डीजी थे, आप तो जब हमारे सेक्रेटरी थे माइनॉरिटी से, सॉरी होम सेक्रेटरी थे, आज वो डीजी है, वो उनसे पूछिए, वो बताते अरे साहब के दौर में जो हम जितना इंसाफ देखे कभी भी नहीं देखे। ठीक है, हक के लिए ये जरूर बताइए, साथ देते। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए जो मुल्क के मुसलमान हैं उनके बारे में अखबार के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए खबरें आती होंगी, कई बार इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जैसे अभी उत्तराखंड में यूसीसी हुआ, उसके बाद हल्द्वानी का एक केस आ गया, ठीक है साहब, उसके अलावा अलग अलग जगहों पर कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। बुलडोज़र पॉलिटिक्स भी आ गई, यहाँ तो वो नहीं थी, यहाँ मेरा ख्याल अभी होगी भी नहीं। तो उसको देख करके जब महमूद अली साहब उन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो क्या इंप्रेशन जाता है? मुल्क का मुसलमान आपके नज़रिए से किस हालात में है इस वक्त? देखिए, यकीनन हमें बहुत अफसोस की बात है और हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। जी, मुसलमान नॉर्थ साउथ में के मुसलमान तो फिर भी ठीक है, और नॉर्थ के मुसलमान ज़रा परेशान हैं। ख़ास तौर से यूपी के अंदर आप देखते हैं दिन ब दिन हालात रोज़ बदलते रहते हैं, लोगों के घरों पे बुलडोज़र चलाए जाते हैं, और वहाँ के मुसलमान हमेशा हैबत में हैं। मुझसे कई मुसलमान आके मिलते थे, नॉर्थ के होते थे, और कई तो जो है यूपी के होते थे, कहते थे भाई नेक्स्ट टाइम आप लोग जीत जाएंगे तो हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ बहुत अमन है, बहुत हर किस्म की आज़ादी है। वहाँ जुल्म हो रहा है, उसका हम सख्त मजम्मत करते हैं। देखिए, इंसाफ सभी के साथ करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक कौम के साथ नाइंसाफ़ी करें। इसको तो जमहूरियत नहीं कहते, इसको तो बहुत हम मजम्मत भी करते हैं। जमहूरियत में तो सबको जीना का हक़ है, और मुसलमानों ने बहुत सेक्रीफाइस किया है यहाँ पर। मुसलमान को हिंदुस्तान को तामीर करने के, मुगलिया दौर में जितना हिंदुस्तान तामीर हुआ है, जितना तरक्की करा है, वो ब्रिटिश दौर में तो लूटा गया है। और लोगों को लूटने वालों की आज भी लोग कदर करते हैं, वो ब्रिटिश वालों को तो वेलकम करते हैं, मुग़ल दौर के ऊपर या मुस्लिम दौर के ऊपर तनकीद करते हैं। खुद हमारी स्टेट में कुतुबशाही दौर से लेकर आसिफ शाही दौर तक एक साथ मुसलसिल 7 मुसलमान 7 जनरेशन हुकूमत की है। इंसाफ करें, हिंदू और मुसलमान को जो है दो आँख की तरह देखें। कभी हिंदुओं पे जुल्म नहीं हुआ, कभी मुसलमान जब बादशाह रहे या हमारी स्टेट में रहे, तो पूरा कभी भी हमारे जो निज़ाम थे उनके बारे में तो कहिए। एक बार जो उनके पास जो भी मदद के लिए जो आते थे,
जब एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब आकर उनसे मदद किया वहाँ के, तो उन्होंने बनारस वालों को बुलाकर दोनों को बराबर रकम दी और बनारस वालों के हिस्से में ज़्यादा रकम दी। तो लोगों ने तशवीश का इज़हार किया, बादशाह मुसलमान है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों की है। फिर उन्होंने हम मांगने पर बनारस वालों को बुलाए, तो बोले हमारी स्टेट में हिंदुओं का पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनका टैक्स ज़्यादा आता है, लिहाजा उनके हिस्से की रकम उनको दी जा रही है। तो ये इंसाफ करने वाले मुसलमान हैं। ये तो लोग बताइए क्या कर सकते हैं। आज का दौर, इलेक्शन जब आते हैं तो भड़काई बातें करते हैं। और मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, भड़काऊ भाषण वही हमेशा- जानना चाह रहा हूँ कि इस मुल्क के मुसलमानों को और तेलंगाना के और मतलब साउथ के जो मुस्लिम तबका है उसे क्या महमूद अली साहब जो हैं, क्या उन्हें मशवरा देना चाहेंगे? ये आखिरी सवाल है मेरा। क्या पॉलिटिकल और मतलब सोशल भी, और किस तरीके से वो आगे बढ़ें, क्या कुछ आपकी तरफ से सजेशंस रहेंगे उनके लिए? मुसलमानों को सबसे पहले तालीम होना चाहिए। आज पॉलिटिकल लेवल पे कहीं भी मुसलमान जीतने के पोजीशन में, सिवाय हैदराबाद के 6-7 सीट और किसी के 1-2 सीट पहले था। आप देखिए वारंगल में मुसलमान एमपी बन सकते थे, नलगोंडे में मुसलमान एमपी बन सकते थे, आज नहीं बन सकते। आज सिर्फ मुस्लिम बेल्ट पर हिंदू वोट हमको मिलना मुश्किल हो गया है। हम सेकुलर पार्टियों के साथ दें और सेकुलर हिंदुओं की कदर करें, सेकुलर हिंदुओं को साथ लेके चले, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें 50 कौमें रहते हैं। 50, वैसे तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बोलते हैं, हिंदुज़म में तो 200-300 से ज़्यादा कौमें अलग अलग जगह देखा गया। तो मुसलमानों में तो 2-3 बना लिए अलग अलग, वो भी इधर भी बहुत है, 72 तक की बात है। बात नहीं है, मैं जी। 3-4 फिरकों के बाद बोलते हैं जी। मगर हम लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, सबसे ज़्यादा सब्र करें। हमेशा किसका भी व्हाट्सअप आने से हम लोगों का बहुत बड़ा डैमेज हुआ, हम लोग बहुत ज़्यादा। आप कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है इसके जरिए जो खबरें आती हैं बहुत सारी फेक होती हैं, उस पर ज्यादा तवज्जो ना दें। वो फेक को हम लेके शुरू कर देते हैं बस। यहाँ नहीं, हम सऊदी में रह के व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं, किसी को बुरा भला बोलते हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो हम जहाँ तक हो सके अपनी ज़बान को कंट्रोल करें, बिल्कुल सब्र का मुजाहरा करें, जज्बात पर कंट्रोल करें, जबान पर कंट्रोल अखलाक से करें। रहें, अच्छे सेकुलर हिंदुओं की कदर करें, उनसे दोस्ताना ताल्लुकात रखें और हम मुसलमान आपस में इत्तेहाद में रहें, एक दूसरे को काटिए मत। मैं एक छोटी बात बताता हूँ जी। छोटी, मुझे क्या हुआ, एक 10 दिन पहले, इससे पहले मैं सिकंदराबाद एमपी कॉन्टेस्ट किया था जी। जब तो हमारी पार्टी मूवमेंट की पार्टी थी। मगर कुछ दिन पहले 20-30 मुसलमान आए, आके बोले कि मोहम्मद अली साहब आप इससे पहले एमपी लड़े थे, इस मरतबा अच्छा मौका है, आपके 6 एमएलए बड़ी मेजॉरिटी से जीते हैं और एक नामपली भी है, आपसे तो इमाम से रिलेशन भी है, मुसलमान भी करीब 6 लाख के करीब वोटर है सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में, टोटल शायद 17 लाख है, 6 लाख के करीब। अगर ये मेजॉरिटी में वोट डालेंगे तो हमको अच्छा मौका है। मैं बोला भाई एक तो बात तो है कि वो पैसा इलेक्शन में लड़ने के लिए वो पैसा मेरे पास तो है नहीं। दूसरी बात बोला हमारे व्हाट्सएप के मुसलमान क्या करेंगे मालूम, जैसा केसीआर साहब मेरा टिकट के बारे में बोलेंगे, ये तो किशन रेड्डी को जिताने के लिए, वोट काटने के लिए महमूद अली साहब को दिया, बोल के सबसे पहले मुसलमान अपने को डैमेज करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मुसलमानों में क्या है, वोट देने के बजाय डैमेज ज़्यादा कर देते हैं। डैमेज ज्यादा करते हैं, वो डैमेज से बचना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। मुस्लिम भाइयों से बोलता हूँ खामोशी से अपना वोट इस्तेमाल कीजिए। मैं आज आपके मीडिया के सामने मैं एक बात बताता हूँ। जी। मैं 2001 से हर इलेक्शन में बराबर कॉन्टेस्ट करते रहे हमारी पार्टी की तरफ से, मगर कभी भी जहाँ भी मुसलमान कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करता मैं नहीं जाऊँ, कभी नहीं गया। 2001 से लेके आज तक भी, परसों के इलेक्शन में भी मैं नहीं गया। जहाँ भी मुसलमान कॉन्टेस्ट कर रहे हैं किसी भी पार्टी के, वहां नहीं जाते आप। नहीं जाता हूँ। इसलिए नहीं जाता हूँ कि कोई भी पार्टी में एक मुसलमान जीत के आया तो ओहदे पे तो आता है, बिल्कुल उससे मुसलमानों का तो फायदा होता है। और हमारे मुसलमान के खिलाफ सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोपेगेंडा। बिल्कुल ठीक है। ये इससे परहेज करना चाहिए, मेरी गुजारिश है मुसलमानों बहुत से। बहुत शुक्रिया, बहुत अहम बातें आपने बताई और मशवरे भी दिए। मुझे लगता है कि जिन लोगों तक भी आपकी बात पहुंची होगी जरूर उनका असर भी होगा और इस न सिर्फ कौम को बल्कि मुल्क को भी फायदा होगा आपके मशवरों का। बहुत बहुत डेफिनेटली शुक्रिया। मुसलमानों को बहुत बहुत सब्र से चलना पड़ेगा, सेकुलर पार्टियों को सपोर्ट करना पड़ेगा और सेकुलर पार्टी ने सेकुलर हिंदुओं से भी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वही हमारा साथ में तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। फिरका परस्ती कम हो सकती है हमारे प्यार और मोहब्बत अखलाक से। आपस में मिलकर के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। चल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।